हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आर्ट ऑफ पेपर सोल्विंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो मेन फोकस होगा वो है यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। उनके अंदर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सबसे फेमस है। उसके अलावा सीडीएस, सीएपीएफ और ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स जिसके अंदर जीएस का जो पोर्शन आता है वो काफी ज्यादा आता है, तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मास्टर रूल के साथ। मास्टर रूल हमारा बोलता है दिस आर्ट इज टोटली एक्सपीरियंस बेस, यानी कि ये जो आर्ट है टोटली एक्सपीरियंस बेस है। जब तक आप इसको घर के अंदर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसके ऊपर मास्टरी नहीं कर सकते, और अगर आप इसको मास्टरी नहीं कर सकते तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आपने इसको डायरेक्टली फॉलो किया तो हाई चांसेस है कि आप उसके अंदर फेल भी हो जाओगे। तो ये एक हमारा डिस्क्लेमर भी है कि आप सबसे पहले हमारे जो रूल्स हैं उनके बेस उनके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं आप उनको फॉलो कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और तब तक कीजिए तब तक आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक इंप्रूव ना हो जाए, वो 70-80 तक ना पहुंच जाए। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 1 के बारे में। ऑलवेज थिंक विद कॉमन सेंस, डू नॉट ओवर थिंक। देखिए, यूपीएससी का जो कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर वो हमेशा लूप होल को डालता है, और अगर आपने उस लूप होल को पहचान लिया तो आप उस क्वेश्चन को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये यूपीएससी का रूल है, एक मिनिमम नॉलेज के साथ प्लस में आपको लूप होल, अगर आइडेंटिफिकेशन आपको आता है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते, आप फिर ओवरथिंक के अंदर उलझ कर रह जाएंगे और अपनी जो सिचुएशन है उसको ओवर कॉम्प्लिकेशन में लेके चले जाएंगे, और एट द एंड आप क्वेश्चन को गलत मार्क कर देंगे। उसके बाद आता है रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई एनी एक्सट्रीम एक्सप्रेशन। एक्सट्रीम एक्सप्रेशन में दोस्तों बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली, ऑल, नन, एक्सट्रीमली। ये इस टाइप के जो वर्ड हैं दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिखते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर दिखते हैं, तो मान के चलिए कि वो स्टेटमेंट आपकी रोंग हो सकती है। उसके बाद है आपका रूल नंबर 3, मोस्ट ऑफ द डाटा एंड द फैक्ट गिवन टू यू इज रोंग एक्सेप्ट जनरल डाटा विच इज वेरी कॉमन। तो ये दोस्तों हम बताना चाहते हैं यहाँ पर आपको कि यूपीएससी है वो आपको सिर्फ वही डाटा याद करने के लिए एक्सपेक्ट करता है जो कि बहुत ही जनरल है, जैसे कि प्लेंट्स, आपके टोटल प्लेंट्स कितने हैं, तो वो है आपके 8, या फिर आर्टिकल 21 क्या है। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। बट अगर आप कोई ऐसा डाटा आ रहा है जिसको नॉर्मली आप याद नहीं कर सकते, जैसे कि प्लू जैसे कि आपका अर्थ है, अर्थ और यूरेनस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो उन्होंने कुछ भी ऑप्शन में अगर लिखा हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद पैरसेक यूनिट्स, तो इस टाइप से अगर कुछ भी लिखा है दोस्तों तो वो आपकी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर डाटा को इतना याद नहीं रख सकते। अगर आप उसको याद नहीं कर सकते तो यूपीएससी भी उसको एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे। उसके बाद आता है रूल नंबर 4, एनी स्टेटमेंट विद मल्टीपल डाटा एंड स्टेटमेंट विल हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रोंग। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, मल्टीपल डाटा और स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आती है आपकी कि उन्होंने पहले तो कुछ बोल दिया, फिर लगा दिया एंड, फिर कुछ बोल दिया, फिर लगा दिया एंड, और फिर कुछ डाटा दे दिया। अगर कुछ भी इस टाइप के स्टेटमेंट आती है तो उसको मान के चलिए कि ये रोंग है। इसको हम बोल देते हैं फोर्स्ड स्टेटमेंट, यानी कि आपको फोर्सफुली ये बताया जा रहा है कि ये डाटा भी है, ये डाटा भी है और ये भी डाटा है। अगर आपको 2 3 डाटा इकट्ठे दिए जा रहे हैं तो आपको फोर्सफुली ये बताया जा रहा है कि आप उस बात को मानो, बट आपको वो बात नहीं माननी है। तो हमारा जो रूल नंबर 4 यही है कि आप अगर मल्टीपल डाटा आ जाए या मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर ही, तो वो स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद आता है रूल नंबर 5, अबव रूल्स हैव टू बी मास्टर्ड बाय सोल्विंग मोर देन 1000 क्वेश्चंस और एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स। और उसके साथ ही हमने ये बताया कि नोट अप्लाइड ऑन एनी कोचिंग टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपको कम से कम यूपीएससी के 10 पेपर तो सोल्व करने ही पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सोल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप वो सोल्व नहीं किए हैं तो ये आपको आर्ट अच्छे से बेनिफिट नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज होते हैं या फिर मॉक टेस्ट होते हैं उनको मेनली फोकस किया जाता है नॉलेज के ऊपर, और नॉलेज के बेस पे बनाए जाते हैं। बट यूपीएससी अपने खुद की साइकोलॉजी के साथ चलती है, और वो साइकोलॉजी यही बोलती है कि आपको मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको लूप होल पहचानने की
आर्ट होनी चाहिए, और अगर आपकी वो आर्ट है तो आप उसको क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। और ये सेम चीज हमने देखी है 2020 वाले पेपर के अंदर, 2019 में, 2018 में। आपने देखा होगी 2010 से पहले जो पेपर आते थे वो मेनली नॉलेज बेस आते थे, बट 10 के बाद जितने भी आते हैं उनके अंदर ट्रेंड इतना ज्यादा चेंज हो रहा है कि आपको ट्रेंड के अनुसार चलना पड़ेगा। आप बिना रिस्क के कोई क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते। तो बट हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक लूप होल जरूर दिया गया है, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को टैकल करें। उसके बाद आपका रूल नंबर 6, however these rules are very much beneficial but still there are some loophole and hence your answer can be wrong। तो दोस्तों हमारा ये कोई भी जो रूल्स बना रखे हैं हमने, तो ये भी कोई इम्यून नहीं है किसी चीज से, इनके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 अगर क्वेश्चन में आपने अप्लाई किया तो 10 के 10 ठीक हो जाएं, बट ये हाई चांसेस है कि आपकी 7 8 या कई बार 9 क्वेश्चन भी अप्लाई हो जाए। पिछली बार हमने देखा था कि मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने सेम रूल अप्लाई किए थे, 16 में से उनके 14 क्वेश्चन ठीक थे, और इसी तरीके से मेरे भी हमेशा 80% की एक्यूरेसी रहती है, तो 80% ठीक हो जाते हैं आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की, यू आर फ्री टू नॉट यूज एनी ऑफ दीज अबर रूल्स। तो दोस्तों जो भी रूल्स हम यहाँ पर बनाए हैं या फिर इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा और उनको अप्लाई करूंगा, तो ये आपकी फ्री विल है कि आप उनको यूज करें या ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क के बारे में। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो मार्क जुकरबर्ग ये बोलते हैं कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये सेम चीज अप्लाई होती है यूपीएससी के पेपर के अंदर भी। यूपीएससी के पेपर के अंदर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो हमारी जो कट ऑफ रहती है वो 50 टू 55% मार्क्स पे ही रहती है। यानी कि अगर आपके 100 क्वेश्चन है सिविल सर्विस का, अगर हम एग्जाम की एग्जाम्पल लेते हैं तो 100 क्वेश्चन के वहां पर टोटल 200 मार्क्स है। कट ऑफ जाती है हमारी 100 से लेकर 105 या कई बार 110 चली जाती है, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है। तो यहाँ पर टोटल मेनली आपको 50% मार्क्स लेने हैं, बट ये बहुत ही रेयर होता है कि आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 50 के 50 आपके ठीक रहे। उसमें से चांसेस होते हैं कि अगर आप 50 अटेम्प्ट करो तो 4 या 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि वो रॉन्ग होंगे, और अगर इतने रॉन्ग हो गए तो आप कट ऑफ में बहुत नीचे चले जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 50 को उठाकर यहाँ से कम भी आपको 80 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और 80 क्वेश्चन में से अगर मान के चले हम कि आपके 70 क्वेश्चन ठीक है और 10 क्वेश्चन अगर गलत भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कट ऑफ को इजीली पार कर सकते हैं। तो यही हमें रूल अप्लाई करना है कि हमें रिस्क भी इस टाइप से लेना है कि हम रिस्क लेने के बाद हमारा जो स्कोर है वो पॉजिटिव में चला जाए। दोस्तों हमें ये भी पता है कि यूपीएससी के जो पेपर होते हैं उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, और अगर आपने एक क्वेश्चन को ठीक किया तो आपको वहां पर 2 मार्क मिलेंगे, और अगर आपने उसी क्वेश्चन को गलत किया तो आपके वहां पर 0.33 मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये जो सीरीज है, अगर मान लीजिए हमने 4 क्वेश्चन किए हैं और इस 3 वाले एंगल से हम करते हैं जनरल प्रोबेबिलिटी, अगर हमारे 4 ऑप्शन है तो जनरल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 1/4 है, वो हम एक चांस तो हमेशा ऐसा रहेगा ही कि जिसके अंदर हम क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, और इसके अलावा जितने 3 चांसेस बच के उसके अंदर हम अ, उनको रोंग मार्क कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो 3 है उनको यहाँ पर रोंग कर लिया, तो वहां पर हमारा जो रिजल्ट निकल के आया है वो है 0। ये हम बात कर रहे हैं कि हमें टोटली रिस्क ले रहे हैं। बट अगर मान लीजिए अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिया, और बाद के जो 2 थे वो आपने रोंग मार्क कर लिए, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो 2 है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 मार्क्स आपके बन चुके हैं, और यहाँ पे रोंग मार्क्स है आपके 0.33 इंटू 2 यानी कि 0.66, और यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.33। तो ऑटोमेटिकली ही आपके, अगर आपने ढंग से अगर क्वेश्चन को, अगर एक भी क्वेश्चन आपने ज्यादा करेक्ट किया तो आपके मार्क्स बूस्ट अप कर जाएंगे, यानी 3.33 हो जाएंगे, और ये बहुत ही क्रूशियल मार्क्स होते हैं अगर आप प्रीलिम की कट ऑफ को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले, ये हमारा 2011 वाला पेपर है, तो मैं आपको पहले ऐसे ही लेके चलूंगा, पहले 2011 फिर 2012 के ऊपर, फिर ऐसे कर करके हम 2020 तक आ जाएंगे। इसके पूरे इस लेक्चर के अंदर हम शायद 10 से 12 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव इज आर द एमिशन फ्रॉम द कोल कंबशन एट द थर्मल पावर प्लांट्स। अब देखिए दोस्तों उन्होंने क्या बोला है कि थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं वहां पर कोल कंबशन से जो एमिशन होने वाली गैसेज हैं
वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसके अंदर एक तो हम ये लेके चलें कि हाँ भाई हमें एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, या फिर हमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो सकती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। बट यहाँ पर यूपीएससी को समझने की कोशिश कीजिए, यूपीएससी क्या चाहता है हमें, कि हमें एक पर्टिकुलर डाटा के ऊपर अगर हम मार्क करें तो वो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। बट हमें यहाँ पर क्या सोचना है, जनरल सोचना, बहुत ही जनरल सोचना, कॉमन सेंस के साथ सोचना है। कॉमन सेंस हमारी क्या कहती है, वो कहती है कि भाई अगर प्लांट में से अगर कुछ भी गैस निकल रही होगी, उनका हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट वहां पर सल्फर भी, क्योंकि सल्फर एक गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वहां पे हमें ये पता है कि वहां से कुछ ना कुछ तो, मान लीजिए 0.0000001% भी अगर वो निकल रही है, बट निकल तो रही है ना। अगर हम यही चीज सेम अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, तो कम से कम नाइट्रोजन तो हमारे 70% प्लस है। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो 0.000 ऐसे करके कुछ ना कुछ परसेंट तो उसका भी निकल रहा होगा, और इसी तरीके से आपका कार्बन का भी निकल रहा होगा। तो ये हम एक कॉमन व्यू लेके चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ परसेंटेज तो तीनों का ही निकल रहा होगा। तो अगर हमने ये बात को रियलाइज किया, अगर हमने ये कॉमन सेंस यूज की है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, और वो हमारा करेक्ट भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बोलता है, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, one with its source in Jharkhand and known by the different name in Odisha, okay, and another with its source in Odisha and merge at a place only at a short distance from the coast of the bay before flowing into the river। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस पूरे क्वेश्चन का। तो इस पूरे क्वेश्चन में इसने दिया है कि दो रिवर है, एक झारखंड में से इवोल्व हो रही है और दूसरी जो ओरिजिनेट हो रही है वो आपकी ओडिशा में से हो रही है। बट ये बात तय है कि दोनों की दोनों ही हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर जा रही हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड द बायोडाइवर्सिटी। तो यहां पर क्या है भाई, ये मान लीजिए आपका इंडिया है और ये है आपका उड़ीसा, क्योंकि ये दोनों ही बात उड़ीसा के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो यहां से कुछ रिवर आ रही होंगी, इस टाइप से कुछ भी रिवर आ रही होंगी, दो रिवर हैं, ये मर्ज कर रही हैं, और जहां पे ये आ रही हैं, यहाँ पे ये बोलता है दिस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड द बायोडाइवर्सिटी, ओके, एंड ए प्रोटेक्टेड एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस। तो इन्होंने पूछा कि यहाँ पर एक अपना प्रोटेक्टेड एरिया भी है, तो वो एरिया कौन सा है वो उन्होंने पूछा है। तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भितरकनिका, हमें पता है कि ये ओलिव रिडले के लिए काफी फेमस है। ओलिव रिडले का ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है ये यहाँ पर। उसके बाद आता है चांदीपुर ओनसी। चांदीपुर हमें पता है कि चांदीपुर जो एरिया है वहां पर एक व्हीलर्स आइलैंड है, व्हीलर आइलैंड, या फिर आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। और ये फेमस किस लिए है, क्योंकि ये एक टेस्टिंग साइट है दोस्तों, टेस्टिंग साइट। यहां से हम बहुत सारे अपने मिसाइल्स को भेजते हैं। उसके बाद है गोपालपुर। गोपालपुर के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गोपालपुर हमने इतना भी ज्यादा नहीं सुना है, तो हम इसको नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए। उसके बाद है सिमलीपाल। सिमलीपाल आपको पता है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मेनली फेमस है किसके लिए, एशियन एलिफेंट्स, रॉयल बंगाल टाइगर एटसेट्रा। तो हमें ये दोस्तों पता है। अब हमें अभी हम इन सभी चीजों को एनालाइज करना है, कौन सा ऑप्शन इनसे ठीक हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो गोपालपुर है, गोपालपुर शायद है या नहीं भी है, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कोई मतलब यूपीएससी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा हमें कि छोटी छोटी साइट्स को याद रखें। वो हमेशा ये चाहता है कि जो जनरली, जो आम पब्लिक को भी पता हो, वो चीजें हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो हम इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तो ये तो हमारे कॉमन सेंस से हमने नेग्लेक्ट कर ही दिया। उसके बाद आता है चांदीपुर ओनसिन। अगर चांदीपुर के अंदर हमारा टेस्टिंग साइट है, यानी कि यहाँ से अगर मिसाइल विसाइल छोड़े जाते हैं, ये मिसाइल तो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए या फिर वाइल्ड एनिमल के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, तो ये वहां पर पक्का नहीं होंगे, तो इसको भी मैं अवॉइड करके चलता हूं। उसके बाद आता है भीतरकनिका और सिमलीपाल। अब दोस्तों मैंने ये तो सुना है कि जो भीतरकनिका है वहां पर रिवर पाई जाती है, बट ये कौन सी पाई जाती है मेरे को नहीं पता है। और सिमलीपाल के अंदर ये दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये इतना पता है कि ये बहुत बड़ा है, और ये उड़ीसा स्टेट के अंदर बहुत सारा एरिया को कवर किए हुए है। और ये बायोस्फीयर है तो ऑटोमेटिकली इसका जो एरिया होगा वो बहुत बड़ा होगा। बट इन्होंने क्या किया कि वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया, और उससे पहले उन्होंने क्या बोला है कि ये जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर जो रिवर है वो फ्लो कर रही हैं और सी के अंदर जा रही हैं। तो ये ओलिव रिडले जो हमारे देखते हैं हम, ये हमारे सी के ऊपर ही मिलते हैं, सी कोस्ट पे ही मिलते हैं। तो हम यहाँ से
एक आइडिया लगा सकते हैं कि भीतरकनिका इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपने भीतरकनिका को आंसर किया है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट माना जाएगा। तो यहां से हमने कॉमन सेंस का यूज करके इसको भी मार्क कर लिया है। उसके बाद आता है आपका कार्बन क्रेडिट से। ये रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है या नॉट करेक्ट पूछा गया है। आइए हम बात करते हैं। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, रियो प्लस 5 पे आई थी। अगर आपको इतना भी नहीं पता है कि जैसे रियो क्या है, रियो आपका रियो अर्थ समिट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जो कि 1992 के अंदर आई थी। उसके 5 साल के बाद यानी कि 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल का मेन मकसद क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनको रिड्यूस किया जाए। ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, सभी को पता होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिनिमम नॉलेज। तो मिनिमम नॉलेज ने हमारे ने काम कर दिया कि हमें पता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है। तो यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की, हमें पता है कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं। अगर आपको जनरली भी आइडिया होता है कि कार्बन, कार्बन यानी कार्बन जिसके पास है, क्रेडिट यानी क्रेडिट कर सकता हूं। उसके बाद क्या था आपका, कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेज बिलो देयर एमिशन कोटा। बट हमें पता है कार्बन क्रेडिट तो एक तरीके का सेल के लिए होते हैं। जिस कंट्री ने अपना जो कार्बन है वो एक मिनिमम लेवल से अगर नीचे रखा है वो उसको बेच सकते हैं, यानी कि वो उसको सेल कर सकते हैं। तो ये तो इसका अपोजिट हो गया, तो ये पॉसिबल है कि ये गलत हो सकता है। बट हम अभी भी अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, कहीं उनमें से कोई ज्यादा गलत तो नहीं है, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चेक करना है। जो आंसर होता है यूपीएससी का वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना कि इनमें से गलत कौन सा है सही कौन सा है। द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ये भी हमें ठीक लग रहा है क्योंकि कार्बन क्रेडिट की बात बोल रहा है तो यहाँ पर लिमिट करना ही पड़ेगा, तो ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट ए प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी हो गया, तो बी को हम मार्क कर लेंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर बी है। उसके बाद हम बात करते हैं 21 के ऊपर। ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रीसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो गई है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। बट ए लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर वो नहीं पाई जाती बिकॉज ऑफ। इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? वैसे आपको पता है CO2 हमारे जो एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम है, लेस देन 1% है आपकी, इवन 0.03% के आसपास है। अगर मैं गलत हूं तो एक बार बताना आप कमेंट सेक्शन में आप। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या बता रहा है, इट स्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फीयर। बट हमें ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये हैवी गैस में आती है, हैवी गैस रिलेटिवली, क्योंकि ये कंपाउंड की फॉर्म में है ऑलरेडी। तो ये आउटर स्ट्रेटोस्फीयर में तो नहीं जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसकी अमाउंट बहुत ही कम है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों ही जाएगी। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो सबसे नीचे होता है वो होता है ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फीयर जहां पे आपकी ओजोन भी पाई जाती है। फिर आता है मीजोस्फीयर, फिर आपका आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है मेनली जो गैसेज है वो आपके ट्रोपोस्फियर के अंदर ही रह जाती है। उसके अलावा आपकी जो लाइटर गैसेज जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इस टाइप की जो गैसेज है सिर्फ वही मिलती है। तो ये इस ऑप्शन को हम मार्क कर सकते हैं रॉन्ग, क्योंकि ये आउटर स्ट्रेटोस्फीयर में तो नहीं जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, द फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन। जो ओशन फ्लोर होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका ओशन है और ये आपका ओशन फ्लोर है, तो यहाँ ओशन फ्लोर के ऊपर सभी को पता है कि फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन है वो एक तरीके के आपके प्लांट ही होते हैं, प्लांट होते हैं। और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमें पता है कि जैसे कोई भी प्लांट है और एक कोई भी एनिमल है, एनिमल क्या हम मैन को ही मान लेते हैं, तो मैन क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। बट जो प्लांट होते हैं वो इसके अपोजिट करते हैं, वो कार्बन ऑक्साइड को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल करते हैं। तो जो इनहेल करेंगे वो सारे प्लांट होंगे, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है,
बाय द फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो CO2 को अपने अंदर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोअर एटमॉस्फेयर से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, द ट्रैपिंग ऑफ द एयर इन द पोलर आइस कैप। जो पोलर आइस कैप है दोस्तों, उसके अंदर ट्रैप हो जाती है एयर। इसमें भी एक छोटा सा लॉजिक ये है कि अगर आपने पढ़ा हो कार्बन सिंक, कार्बन दोस्तों कई जगह पे एक ऐसे मतलब सिंक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है एक तरीके से। तो कैसे होती है, उसकी कुछ प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस भी हो सकते हैं उसके, और आर्टिफिशियली प्रोसेस भी हो सकते हैं उसके। नेचुरल प्रोसेस के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओशियंस का और आइस कैप्स का। आइस कैप्स, तो ओशन के अंदर हमारी जो मेन कार्बन है वो ट्रैप हो जाती है, इसी तरीके से जो आइस कैप्स होते हैं वहां पर भी ट्रैप हो जाती है। आर्टिफिशियल में अगर आपने देखा हो कि जो माइनिंग एरिया होते हैं, माइनिंग एरिया होते हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे जो कोयला निकालना था वो हमने निकाल लिया, अब वो खाली पड़े हैं, तो उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बन को वहां पर ट्रैप कर सकते हैं और फिर उसको ढक के अपना खत्म कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी दोस्तों। तो इसके अंदर अगर हम ये देखें तो थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 3 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 22 के ऊपर। जो 22 है वो क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स। अपवेलिंग जोन्स दोस्तों जहां से मान लीजिए कि ओशियन फ्लोर है, ये ओशियन है, तो अगर यहां से कुछ भी कंटेंट है, अगर वो यहां से ऊपर उठकर ऊपर चला गया है तो उसको हम बोल देंगे अपवेलिंग। अपवेलिंग आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी, वो मरीन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। बाय ब्रिंगिंग द, वो क्या लेके आते हैं कि उनसे मरीन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो सीधा सी बात है दोस्तों, यहां से अगर वो नीचे से आ रहे हैं तो नीचे से वो अगर न्यूट्रिएंट लेके आएंगे, और डेफिनेटली वहां पर न्यूट्रिएंट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्ट और क्ले की फॉर्म में जो आपके खास करके कैलकेरियस जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके काफी मतलब न्यूट्रिशियस होते हैं। और उन न्यूट्रिशियस का अगर हम यहाँ पर फ्लोर के ऊपर आ रहे हैं, ये ओशन, ये मीन सी लेवल है, यहाँ पर अगर फ्लोर के ऊपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे ही। तो इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट के बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट हमारा जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो तो डेफिनेटली करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस। अब दोस्तों जो डीकम्पोजर होते हैं उनका मेन काम होता है डीकम्पोज करना किसी चीज को, और वो सरफेस पे आके मतलब क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब एक उटपटांग सी स्टेटमेंट है, इसको हम वेग स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, वेग। उसके बाद है बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस। अब बॉटम में दोस्तों छोटे ऑर्गेनिज्म भी होंगे, बड़े ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और वो अगर बॉटम ड्वेलिंग है तो सरफेस पे आके करेंगे क्या। तो ये भी एक तरीके की वेग स्टेटमेंट हम इसको मान सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ बी होगा। उसके बाद हम आते हैं 20th पे। 20th क्या बोलता है, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ द वेस्ट घाट्स श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन्स एज हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी हॉटस्पॉट है उनमें से 4 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया के पास है। अब वो हॉटस्पॉट किस लिए है, क्योंकि उसके अंदर कुछ उनकी करेक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से उसको हॉटस्पॉट बनाया गया है। उनमें से जो सबसे फेमस जो बेसिक बेसिक एलिमेंट है उनमें से वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि जो वहां पर जो स्पीसीज होंगी वो एंडेमिक स्पीसीज होंगी, यानी कि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इंडिया है, तो यहां पर जो हमारा ये रीजन है ये आपका वेस्टर्न घाट है, जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो हमारा ये वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती है, कोई स्पीसीज पाई जाती है, वो सिर्फ यहाँ पर ही पाई जाएगी, वो यहाँ पर नहीं पाई जाएगी या फिर यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। यानी कि ये क्या है, यहाँ के लिए एंडेमिक स्पीसीज है, सिर्फ यहीं पर पाई जाती है। उसके अलावा इसको जो थ्रेट हो रहा है, थ्रेट यानी कि इसको बहुत ज्यादा थ्रेट है कि इसको कंजर्व करने की अभी जरूरत आन पड़ी है, तो इसको कंजर्वेशन होना चाहिए। इसका थ्रेट परसेप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये जो दो चीजें हैं ये तो पक्का होनी ही होनी चाहिए, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में। और उसके अलावा ये जो एंडेमिक स्पीसीज भी है यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी रिच होनी चाहिए।
तो ये जो तीन चीजें हैं ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे हमें देखने को मिलती है। तो हमें यही चीज एक बार देखनी, इसमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडेमिज्म है या नहीं है। अगर वो एंडेमिज्म है तो उसे हम ऑप्शन देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर है, तो हमें दो जगह पे ऑप्शन दिख गया। उसके बाद हम देखेंगे थ्रेट परसेप्शन को। थ्रेट परसेप्शन जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर 5 को देखने मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे जो ये है 1, 3 एंड 5 जो हमारा है वो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। उसके बाद है 24 क्वेश्चन। द हिमालय रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिनन। तो इसमें से हम देखते हैं कि हिमालयन रीजन में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी वो इतनी रिच क्यों है, तो उसके बारे में देखना है कि कौन सा फिनोमिना सबसे ज्यादा इसका रीजन बनता है। तो आइए हम देखते हैं। इट हैज ए हाई रेनफॉल एंड सपोर्ट लग्जूरियंट वेजिटेशन ग्रोथ। तो हमें अगर पता होगा कि जो हिमालयस है, हिमालयस की जो रेंज है वो काफी वाइड है, यानी कि वो नॉर्थ कश्मीर, मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आपका एक रफ डायग्राम हो गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा हिमालय है वो यहां से लेकर यहां तक है। अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ वाला जो रीजन है, मान लीजिए इसके अंदर हाई रेनफॉल होता भी होगा, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हाई रेनफॉल होता भी होगा, बट क्या आपका इस रीजन में आपका रेनफॉल के ज्यादा चांसेस है? नहीं, यहाँ पर आपका हाई रेनफॉल नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली ये बात तो है कि यहाँ पर रेनफॉल एक रीजन नहीं हो सकता। उसके बाद है इट इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। आपने अगर एक टर्म सुनी होगी इकोटोन्स। इकोटोन्स, इकोटोन्स क्या होते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक बायोजियोग्राफिकल जोन है, अगर वो दूसरे बायोजियोग्राफिकल जोन के बीच में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जिसको इकोटोन्स भी बोल देते हैं। तो अगर बायोजियोग्राफिकल जोन 1 है, बायोजियोग्राफिकल जोन 2 है, अगर इनके बीच में किसी भी तरीके का ट्रांजिशन आ जाता है, तो उस ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अलग से डिस्कस कर लूंगा इकोटोन्स एक्चुअल में होते क्या है, बट आप इसको देख लीजिए घर पे। तो उसकी वजह से वहां की डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और हम अगर यहाँ पर भी देखें कि इस रीजन के अंदर जो एरिया है, या फिर इस रीजन का जो एरिया है, इसका एरिया है यहाँ से हम अलग अलग बायोजियोग्राफिकल जोन से हमें गुजरना पड़ता है, और इसी की वजह से यहाँ पर जो रिचनेस है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद भी हम डिस्कस कर लेते हैं, चलिए थर्ड के ऊपर। एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। अब देखिए इसने क्या बोला कि कोई भी आज तक ही नहीं की गई है, मतलब एक्सोटिक स्पीसीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मतलब ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता कि कुछ ना कुछ तो वहां पर पक्का हुआ ही होगा, चाहे वो 0.00% में हुआ हो, बट कुछ ना कुछ तो पक्का वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ ही होगा। उसके बाद इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। आप देखते हैं हिमालय के अंदर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, सभी जगह पे रहते ही हैं। तो ये वाले स्टेटमेंट में वेग स्टेटमेंट है, तो हमारा जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 61 के बारे में। 61 क्या बोलता है हमारा, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज: सोइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पोलिनेशन ऑफ द क्रॉप्स। अब ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ द फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि क्या सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी? तो इसके इसके में भी हो सकती है, हम इसको मना नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि क्या हम इसको मना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही जनरल है। सोइल फॉर्मेशन में तो करेगी करेगी। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ द सोइल इरोजन, ये भी इसको क्या हम मार्क कर सकते हैं? नहीं, हम इसको भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें भी हेल्प करेगी। रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट में भी हेल्प करनी है। पोलिनेशन ऑफ द क्रॉप्स, इसमें भी हेल्प होगी। तो ये सभी स्टेटमेंट बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन 4 जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 51, ए सैंडी एंड द सैलाइन एरिया इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन एनिमल स्पीसीज। तो सैंडी भी है और सैलाइन एरिया भी है। द एनिमल हैज नो प्रेडेटर्स इन द एरिया।
no predators, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which of the following could be the that animal? अब आपको पता है दोस्तों, वैसे तो ये सिंपली इसका आंसर इंडियन वाइल्ड ऐसे, क्योंकि ये बहुत सारी न्यूज़ में रहा और आज से नहीं, ये 10 साल से लगातार रह रहा है, उससे पहले भी ये रह रहा है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ इसका एग्जाम्पल है। बट आपको अगर ये ऑप्शन ना भी पता है तो उसके बाद भी हम देख सकते हैं। आपने बुफेलो को देखा होगा, बुफेलो को जो उसके किसी भी अगर हैबिटेट में वो रहता है, ये कोई किसी भी जगह पे रहता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो एनिमी रहेगा। अगर हम जनरली वाइल्ड एनिमल है तो वाइल्ड में हम देख सकते हैं कि शेर है, चीता है, बाघ है, कुछ भी है। हमारा चीता तो खैर यहाँ पर होता नहीं है, चीता हमारा अफ्रीका में ही पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता। बाकी इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अभी। तो बुफेलो जो है, बुफेलो के जो शेर है या फिर आपका टाइगर है, इस टाइप के जो जानवर है वो उसके एनिमी होते हैं। तो ये तो ऑप्शन डेफिनेटली है कि ये नहीं होगा। उसके बाद आता है बोर। बोर का मतलब होता है दोस्तों सुअर। तो सुअर भी, सुअर के भी जो यही सेम ही आपके मिलेंगे, क्या कहते हैं, एनिमी मिलेंगे, जैसे कि आपका शेर है, टाइगर, इस टाइप के। और उसके अलावा भी इसके जो वुल्फ होते हैं या फिर लकड़बग्घे होते हैं, तो इसके एनिमी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये भी आपका गलत है। इंडियन गैजल, गैजल क्या होता है दोस्तों? आपका एंटीलोप का टाइप होता है। एंटीलोप यानी कि जैसे हिरन टाइप का कुछ होता है ये। तो इसके भी पक्का एनिमी मिलेंगे ही। तो ये भी यहाँ पर एक ये गधा है, तो गधे के दोस्तों इतने ज्यादा वो नहीं होते। तो इसका जो ये ऑप्शन है ये आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 79th, द रेड बुक, रेड डाटा बुक्स पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द। तो अगर आपने रेड डाटा बुक को देख लिया है, वो उसका मेन बोलता है कि उसके अंदर क्या होता है। कंसिस्ट लिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, तो गलत है ये। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, हाँ ये तो होता है, क्योंकि हम कभी भी देखते हैं ना कि चीता क्या थ्रेटेंड है या कौन सी स्पीसीज, या एंडेंजर्ड स्पीसीज है, या क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। तो उसके अंदर हम बता सकते हैं कि हाँ भाई रेड डाटा बुक को देखो, वो आपको बता देगा। IUCN उसको पब्लिश करता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी आपकी ऑप्शन जो है वो रोंग हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ओनली 2 होगा। उसके बाद आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर द इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो यहाँ पे फ्लोरा के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों। आपको पता ही है इन सिटू और एक्स सिटू दो चीजें होती हैं। इन सिटू यानी कि इन सिचुएशन, इन सिचुएशन यानी कि उसी जगह पे। तो उसी जगह पे जैसे कि मान लीजिए एक रोक है, ये कोई भी ये हिल है, अगर इसकी हम वेदरिंग हो जाती है, तो वेदरिंग जो होती है वो इसी के आसपास ही हो जाती है, तो यहीं पर चीज जमा हो जाती है। अगर वो मान लीजिए वहां पे कोई भी प्लांट उग रहा है, तो वो प्लांट यहीं पर रहेगा। और अगर उसकी कंजर्वेशन भी करनी होगी, अगर वो उसी स्टेशन पे हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इन सीटू कंजर्वेशन है। और अगर एक्स सीटू में अगर मान लीजिए कोई भी प्लांट था, इसको हमने इस पर्टिकुलर साइट, ये ए है, ए साइड से उठा के यहाँ पर बी साइड पे रख दिया और यहाँ पर इसकी कंजर्वेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि यहाँ पर ये नर्सरी है बी, ये तो है नेचुरल जंगल, और यहाँ पे है नर्सरी, या फिर ये बोटेनिकल गार्डन है। तो अगर यहाँ पर हम लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसको अपने जो एरिया है उससे दूर लेके जा रहे हैं, एक्स सिचुएशन यानी कि सिचुएशन से अलग। तो यहाँ पर आपको कौन सा हो सकता है? बायोस्फीयर रिजर्व ये हमारा इन सिचुएशन होता है, नेशनल पार्क ये इन सिचुएशन होता है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इन सिचुएशन होता है, और ये बोटेनिकल गार्डन को स्पेशली क्रिएट किया जाता है कंजर्वेशन के लिए, और ये ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन करते हैं इसको। तो बोटेनिकल गार्डन इसका राइट आंसर है। उसके बाद आता है आपका 96 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर जैसे ही आप जाते जाएंगे पोलार साइड, तो आपकी जो लैटिट्यूड है वो बढ़ने लग जाते हैं। ये है 90 डिग्री लैटिट्यूड और ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिकल एरिया भी बोल, ये यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया, और यहाँ पे इसको 0 डिग्री को हम बोल देते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ये सभी को पता ही है। तो बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड एज कम्पेयर टू द हायर लैटिट्यूड। तो आपको ये पता ही है कि ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि आपका इंडिया ही हो गया, केरल हो गया, मान लीजिए केरला हो गया, तो ये लोअर लैटिट्यूड है। और पोलार एरिया के अंदर मान लीजिए आपका नॉर्वे है, तो किसके अंदर ज्यादा प्लांट्स? आपको पता ही है कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ज्यादा प्लांट्स होते हैं। तो डेफिनेटली जो पहली स्टेटमेंट वो करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। तो आपको ये भी पता है कि मान लीजिए
ये आपकी हिल है, ये भी हिल है, इसके बीच में आपकी वैली है ये। तो आपको ये भी पता होगा कि दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे ही जो ट्री है वो कम होने लगते हैं। और यहाँ पर जो बिल्कुल डीप वैली के अंदर यहाँ पर आपके पेड़ पौधे घास फूस यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। और यहाँ पर इसके अलावा भी और सारे जो एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम हाइट चढ़ते हैं वहां पर जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो भी कम मिलते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं ट्रीज हैं वो सभी कम मिलते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ठीक बोल रहा है कि जो जैसे जैसे माउंटेन ग्रेडियंट्स है बायोडायवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड। तो लोअर लेटीट्यूड यानी कि वैली के रीजन में बहुत ज्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू द हायर लेटीट्यूड्स। तो आपके स्टेटमेंट दोनों ठीक है ये, तो हम इसको बोथ 1 और 2 कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर था, इसके अंदर हमने 2011 के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की है। आगे भी हम इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हम 500 प्लस क्वेश्चन कवर करते हैं। अगर हमने 500 प्लस क्वेश्चन अगर आपके कवर कर दिए तो उससे आपके कम से कम भी आपको 10 से 20 मार्क्स का एज जरूर मिलेगा अपने एग्जाम के अंदर। तो देखते रहिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यू है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।